मेरे बेटा अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप ऑफ द मॉलिक्यूल की, तो ये मॉलिक्यूल्स को, इनकी ज्योमेट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक परफेक्ट रेगुलर ज्योमेट्री, और दूसरी ज्योमेट्री होती है वो होती है इर्रेगुलर और पार्शियली रेगुलर। ओके बेटा, यस सर। जिन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री परफेक्टली रेगुलर का मतलब क्या है कि आप किसी भी बॉन्ड पर बने हुए किसी भी एटम को अगर किसी दूसरे एटम के बॉन्ड के साथ रिप्लेस कर दो तो भी ज्योमेट्री पर या मॉलिक्यूल की शेप पर कोई फर्क ना पड़े, उनके एंगल्स पर, मॉलिक्यूल की एनर्जी पर कोई फर्क ना पड़े, तो उससे बोलते हैं परफेक्ट रेगुलर ज्योमेट्री। दैट इज सारे बॉन्ड्स, सारी पोजीशंस ऑल आर इक्विवेलेंट। ओके बेटा, मेरा कहने का मतलब क्या है आप इसको एक बार और समझे कि अगर ए बी एक्स टाइप के मॉलिक्यूल हैं, मतलब इसके सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है, सारे सराउंडिंग एटम है वो सेम है, सब बी हैं, और केवल बॉन्ड पेयर्स है। ओके बेटा, तो उस केस में अगर बेटा वो हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की, हाइब्रिडाइजेशन एट ए दैट इज सेंट्रल एटम जो है, इस पर अगर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp हुआ या sp2 हुआ या sp3 हुआ या sp3d2 हुआ, दैट इज लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, तो ये परफेक्ट रेगुलर ज्योमेट्री के केस में आएगा। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा इतना है बेटा कि अगर ए पर दो बी जुड़े हुए हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप दोनों बी को इंटरचेंज कर दोगे तो भी मॉलिक्यूल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अगर आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इन तीनों बी एटम्स को एक दूसरे से चेंज करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे एक जैसे है ना बेटा? यस सर। इसी तरह से अगर आप sp3 की बात करते हो तो sp3 में सारे बॉन्ड बराबर हैं, एक जैसे हैं, बॉन्ड एंगल्स बराबर है 109 डिग्री 28 मिनट, सारे कॉर्नर एक जैसे हैं, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन को शो करते हैं, चार फेस वाली ज्योमेट्री को, चारों कॉर्नर एक जैसे हैं, कोई कम ज्यादा नहीं, कोई बॉन्ड लेंथ कम ज्यादा नहीं, ईच एंड एवरी ऑर्बिटल इज सेम। इसी तरह से अगर आप sp3d2 में बात करते हो तो यहाँ पर भी ये जो बॉन्ड बनते हैं आपके 6, ये सारे बॉन्ड आपको किसी भी एक डायरेक्शन से आप देख लीजिए, ऑल आर इक्विवेलेंट। ओके बेटा, सारे बॉन्ड क्या होते हैं? इक्वल। आपको याद हो इस ऑक्टाहेड्रल की बहुत सारी ज्योमेट्रीज मैंने प्रीवियस वीडियोस में बना के आपको बताई
कि आप किसी भी दो एक के अकॉर्डिंग बात करो, आपको ये मॉलिक्यूल जो दिखेगा वो एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन होगा, वो किसी भी एंगल से आप देखो सेम दिखेगा, सारे बॉन्ड बराबर होंगे, सारी लेंथ बराबर होंगी, सारी पोजीशन बराबर होंगी। इज दैट क्लियर? आपको याद है मैंने रूम वाला एग्जांपल दिया था कि रूम के सेंटर में अगर हम खड़े हैं एग्जैक्ट, तो हमारे जो चारों वॉल है, फर्श और जो आपका जो छत है, उनके सेंटर्स के बीच हमारी जो डिस्टेंसेस होंगी वो सब बराबर होंगी अगर रूम एक क्यूब है तो। बताया था बेटा? तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें परफेक्ट रेगुलर ज्योमेट्री होती है, ये सारे मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा ये? क्या होते हैं बेटा ये? हाईली स्टेबल। वेरी गुड। अगर ज्योमेट्री परफेक्ट रेगुलर नहीं है, मतलब सारे बॉन्ड्स एक जैसे नहीं है, तो उस केस में वो ज्योमेट्री पार्शियली रेगुलर या इरेगुलर कही जाती है। पार्शियली रेगुलर भी इरेगुलर में ही आती है, तो वहां पर मॉलिक्यूल कम स्टेबल हो जाता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप देखो ध्यान से। मेरा कहने का मतलब यह है बेटा कि अगर मॉलिक्यूल ABXLY टाइप का है, मतलब जिस पर लॉन पेयर है, क्या है जिस पर एल का मतलब है लॉन पेयर से है। ओके बेटा? यस सर। तो आप जानते हो कि बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर के रिपल्सन्स इक्वल नहीं होते, ऑर्बिटल सेम नहीं होते। लॉन पेयर में एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, बताया था मैंने आपको। तो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इरेगुलर ज्योमेट्री के कहे जाते हैं। ठीक है बेटा? बात समझ में आ रही है? बोलो। रेस्पॉन्स नहीं करते हो आप लोग यार। यस। हाँ, और इसमें एक बात और खास है, और वो क्या है कि sp3d2 में मैंने आपसे कहा था कि 3 एक्सिस होते हैं, x y z, तीनों पर ये जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 सेंट्रल एटम पर। आप इसमें से किसी भी एक एक्सिस पर लॉन पेयर कर देते हो, तो आप किसी पर भी कर सकते हो लॉन पेयर अपोजिट में, नेट जीरो रहेगा, वो सेम रहेगा। आप कहीं भी कर सकते हो लॉन पेयर को, दोनों को, एक को तो नहीं लेकिन दोनों को आप कहीं भी कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि sp3d2 में अगर 4 बॉन्ड हो और 2 लॉन पेयर हो तब भी ये रेगुलर की कैटेगरी में ही आता है। sp3d2 का कौन सा मॉलिक्यूल बेटा? Ab4L2। तो आप ये ध्यान रखें कि हर लॉन पेयर वाला भी है वो इरेगुलर नहीं होता। ओके बेटा? हो? यस सर। हाँ, क्योंकि आप कहीं भी कर सकते हो, तो आप ज्योमेट्री समझना आपका काम है। तो ये सारे मॉलिक्यूल एक्सेप्ट, मैं आप लिख देता हूं, Ab4L2 को छोड़कर सारे, ये आप अब कह सकते हो सारे लॉन पेयर वाले जो होते हैं वो इरेगुलर ज्योमेट्री के होते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर ये ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो जाती है। आप किसी भी दो अपोजिट एक्सिस पे जोड़ दो आप लॉन पेयर, हमेशा एक स्क्वायर प्लेनर ही बनेगा। पर किस पे जोड़ोगे, चॉइस इज योर्स। क्यों? क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपोजिट होने चाहिए एक्सिस, या तो एक्स के दोनों पार्ट पर, या वाई की दोनों डायरेक्शन में, या जेड की दोनों डायरेक्शन में, आप कहीं भी जोड़ सकते हो। या फिर ये ABX टाइप तो है, दैट इज लॉन पेयर, इसमें जीरो है, नो लॉन पेयर। बट इस पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन sp3d या sp3d3 हुआ तो भी ये पार्शियल रेगुलर में आएगा, जिसे हम
स्ट्रिक्टली कहें तो इरेगुलर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है sp3d में 3 बॉन्ड जो प्लेन में है इक्वेटोरियल पर और जो एक्सियल पे 2 है, वे बॉन्ड अलग अलग नेचर के हैं। मतलब एटम्स को एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे तो एंगल्स चेंज हो जाएंगे, या एंगल्स नहीं होंगे तो बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएंगी। इज दैट क्लियर बेटा? इक्वेटोरियल के बॉन्ड जो है वहां पर एस करेक्टर ज्यादा है, और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक्सियल पर है उन पर पी करेक्टर ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ sp3d3 में था, जिसमें एक प्लेन में इक्वेटोरियल पर एक पेंटागन था रेगुलर, 5 बॉन्ड एक इक्वेटोरियल पे थे और 2 उस प्लेन के ऊपर और नीचे थे। तो जो एक्सियल जो ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइज्ड, उनमें और इक्वेटोरियल है, उन दोनों में अंतर होता है। बताया था बेटा आपको? बोलो। यस तो ये सब आपके हमने वहां पर इनको sp3d और sp3d3 में जब सारे बॉन्ड पेयर हो, लॉन पेयर नहीं हो, तो वहां पर हमने उसे जनरली रेगुलर ज्योमेट्री बोल दिया था। आपको भी याद होगा। आपको सर आपने तो रेगुलर बोला था, वो बोल दिया था केवल इसके अकॉर्डिंग कि सभी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहे हैं, कोई लॉन पेयर नहीं है, इसीलिए हमने वहां पे एक नॉर्मल केस में बोल दिया था। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ये इरेगुलर ज्योमेट्री में ये भी आता है। और इरेगुलर ज्योमेट्री में एक केस और भी आता है कि भले ही लॉन पेयर ना हो, लेकिन उस पर जुड़े हुए जो एटम्स हैं वो अलग अलग टाइप के हों, और डॉट 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 दैट इज डिफरेंट टाइप के हों। सराउंडिंग एटम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, मतलब एक से ज्यादा टाइप के हों, तो भी सारे बॉन्ड जो होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डिफरेंट होने की वजह से वो भी ज्योमेट्री इरेगुलर में ही आ जाती है, भले ही लॉन पेयर ना हो। ओके बेटा? बात समझ में आ गई? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, और लेस स्टेबल होने की वजह से दे कैन चेंज देयर ज्योमेट्रीज इनटू रेगुलर। क्या कर सकते हैं? वे रेगुलर में आ सकते हैं, मतलब ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो सच मॉलिक्यूल्स may change their geometries to be more stable on changing physical states। मतलब वही, जब वो एक दूसरे पास आए, फिजिकल स्टेट चेंज करने पर ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो सकती है, पर चेंज ऐसे होगी कि वो ज्यादा स्टेबल हो। मतलब इरेगुलर से वो रेगुलर ज्योमेट्री पाने की कोशिश करते हैं, ये इधर से इधर आने की कोशिश करते हैं। इस टाइप के कंडीशन से वो इस टाइप की कंडीशंस में आना पसंद करते हैं। ओके बेटा? हो इज दैट क्लियर? यस चलो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनमें ऐसा हो रहा है। वो देखो आप लोग मेरे साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा। काफी लोग सेकंड सेशन में भाग जाते हैं, ये बहुत गलत बात है। मुझे लगता है रिकॉर्डिंग मुझे बंद करनी पड़ेगी। इस रिकॉर्डिंग की वजह से वो सोचते हैं चलो यार रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, तो मुझे लगता है इस चैप्टर के बाद में मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगा फिर, क्योंकि आप इसका मिसयूज कर रहे हो। रिकॉर्डिंग करके जब मैं चैनल पर डाल देता हूँ तो आप लोग रिकॉर्डिंग देखना शुरू कर देते हैं, तो कुछ बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं कभी कभी बीच बीच में। चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं आगे। इस पार्ट को इरेज कर दूं? The 1 minute.
तो कर दो। ओके बेटा, आप एग्जांपल्स देखें। PCl5 जो गैस है, इसमें फॉस्फोरस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? sp3d, मतलब ये परफेक्ट रेगुलर में नहीं है। अगर मैं PCl5 को सॉलिड में कन्वर्ट करूं, PCl5 को किस में कन्वर्ट कर दूं बेटा? मैं सॉलिड में, मॉलिक्यूल्स पास पास ले आऊं मैं, तो यहाँ पर क्या होता है? ये PCl5 चेंज हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, इसका ब्रेक हो जाता है। किस किस में बेटा? ये जब दो मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं PCl5 के, तो ये चेंज हो जाते हैं PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। ये क्या करते हैं? दो मॉलिक्यूल्स मेरे बेटा जी, एक Cl लेगा, दूसरा Cl दे देगा। जो देगा Cl माइनस को, उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, जो ले लेगा उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि PCl5 की सॉलिड स्टेट क्या होती है, तो आपका आंसर होगा PCl5 की सॉलिड स्टेट का मतलब उसमें PCl4 प्लस और PCl6 माइनस है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब PCl5 सॉलिड स्टेट में PCl5 नहीं होता, बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको इरेगुलर ज्योमेट्री से अपनी ज्योमेट्री को रेगुलर करने का मौका मिल गया। दो मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, और ये यहाँ पे देखो, इस फॉस्फोरस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इस फॉस्फोरस पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और आपको याद हो, दोनों ही रेगुलर में आते हैं। याद आ रहा है आपको? Yes. तो अगर आपसे कोई पूछ ले ऐसे क्वेश्चंस, आपके बहुत प्यारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं, वो पूछता है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ phosphorus in cationic form of PCl5 या cationic part of PCl5, solid PCl5। सॉलिड स्टेट में PCl5 के कैटायनिक वाले पार्ट पर, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट पर क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी? आप वहां चक्कर में पड़ जाओगे, सर PCl5 में कैटायनिक पार्ट कहां से आ गया? या आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन सॉलिड PCl5 एट एनायनिक पार्ट, मतलब नेगेटिव वाले पार्ट के फॉस्फोरस पर क्या होगा? पर अब आपके लिए क्वेश्चन इजी हो गया है ना बेटा? अगर मैं इसी कैटेगरी में दूसरा एग्जांपल लूं, कुछ बातें आपको समझना बहुत जरूरी होती है। अब मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया PBr5। जब ये गैस में है, तब यहाँ पर वही sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, या ये भी इरेगुलर, सेम बात लिख सकते हो, सेम है। लेकिन बेटा वो जैसे ही मैं इसे सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करूंगा, जिसको आप PBr5 सॉलिड कहोगे, अब तो PBr5 सॉलिड स्टेट में ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? ये किस में चेंज होगा? तो यहाँ पे आपको कुछ बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रखनी होती है। यहाँ पर बनेगा PBr4 प्लस, लेकिन जो Br निकला है एक एटम से, जैसे आप PCl5 से निकला था एक, और दूसरे PCl5 पर पहुंच गया, PCl6 बन गया, वैसे ही यहाँ पर एक Br माइनस जो यहाँ से निकलेगा, वो दूसरे Br माइनस पर पहुंचने के बजाय वो अलग पड़ा रहेगा। दोनों के बीच में अब आयनिक बॉन्ड हो गया, प्लस और माइनस। आयनिक बॉन्ड में कोई दिक्कत होती नहीं हमें रेगुलर इरेगुलर से। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल बना फॉस्फोरस का, आपका कैटायनिक पार्ट, एनायनिक पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, ये सिंपल एटॉमिक एनायन है ना? लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई और ये रेगुलर में चेंज हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। पर क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पर Br दूसरे मॉलिक्यूल पर क्यों नहीं गया, वहां PBr6 माइनस क्यों नहीं बना? क्योंकि बेटा ब्रोमीन एटम बहुत बड़ा होता है, इसीलिए एक छोटे फॉस्फोरस पर
6 ब्रोमीन नहीं आ सकते। जैसे एक सीट पर बड़े बड़े तगड़े लोग आपके अगर 4 आ सकते हैं, तो छोटे लोग वहां पर 6-7 भी आ सकते हैं, है ना बेटा। तो साइज एटम का जो सराउंडिंग है वो डिपेंड करता है। इसी टाइप का मैं एक और एग्जांपल आपको बता दूं। अगर मैं बात करता हूँ PI5 की, तो वहां भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। बट PI5 में आयोडीन इतना बड़ा हो गया मेरे बेटा कि ये 5 आयोडीन नॉर्मल गैस स्टेट में भी फॉस्फोरस पे नहीं जुड़ पाते, क्योंकि साइज और बड़ा हो गया। तो PI5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात समझ में आ रही है बेटा? ये चेंज तो बाद में होगा। तो ये आपके बात समझ में आ गई। ये या यहां से बना हुआ PBr6 अगर मैं बनाता, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं बेटा? बोलो। सर ये ऑक्टेट दो फॉलो नहीं कर। नहीं बेटा, अभी तो बोला यार, फिर ऑक्टेट में पहुंच गए आप। ड्यू टू बल्कि साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। अगर सराउंडिंग एटम बहुत बड़ा है, ओके सर। तो एक छोटे एटम पर 6 बड़े एटम या 5 बहुत बड़े एटम नहीं आ सकते भाई। मैं आपको भी वही एग्जांपल दिया, सीट पर बैठने वाला यार। जिस सीट पर आप लोग क्लास में आके 4 लोग बैठते हो, अगर मैं उसी सीट पर सुमो पहलवान जो है आपके जापान वाले वो बैठाऊंगा, तो 4 लोग बैठ जाएंगे क्या उस बेंच पर? बोलो। अरे भाई नहीं यस बैठेंगे ना, नहीं बैठ पाएंगे ना। बहुत बड़े हो गए ना साइज उनका। बेंच तो वही है, सेंट्रल एटम तो वही है, उसी साइज का है। बस जो जुड़ रहे थे उसके ऊपर आकर के वो आपके बहुत बड़े हो गए, तो उनमें आपस में रिपल्सन होगा, जगह नहीं मिलेगी उनको। इज दैट क्लियर? यस सर। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो। ये एक एटम है, इस पर आकर के सराउंडिंग एटम आके जुड़ रहे हैं, ये आकर के लो साहब कितने जुड़ गए? 5 जुड़ गए। अब इसी सराउंडिंग एटम पर मेरे बेटा, एटम तो वही है आपका सेंट्रल एटम, लेकिन सराउंडिंग एटम अब आपने ले लिया है, वो ये ले लिया है। अब इस पे आप कितने जोड़ दोगे? 3 ही जोड़ पाओगे ना। यस तो तो क्लोरीन के मुकाबले ब्रोमीन या आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है। वो उसी फॉस्फोरस पर, सेम फॉस्फोरस पर 3 तक तो आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते। तो इसीलिए कई बार एटम का साइज सराउंडिंग का बहुत ज्यादा हो जाने पर भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते इस टाइप के। ओके बेटा हो? बोलो, पिक्चर क्लियर हो गई? Yes. वेरी गुड। तो ऑक्टेट वगैरह तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये तो देख लें तो उस पर एटम आ भी सकते हैं कि नहीं आ सकते। अब यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आप ध्यान देना। ICl3, बताओगे मुझे ICl3 में आयोडीन बहुत बड़ा है, 3 छोटे क्लोरीन आराम से आ सकते हैं। इस क्लोरीन पर इस आयोडीन पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी बेटा? इस क्लोरीन पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी हर्षित? ऋषि, यस सर। क्या होगी आयोडीन पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट? सर 4। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछ रहा हूँ, नाम अच्छा सर SP। सर SP3। sp3 होगी। यस सर। हर्षित? सर sp3d1। sp3d, वेरी गुड। 1 नहीं बोलते, एक होता है तो sb एक है, उसको s1 बोला क्या आपने? पर sp3d, वेरी गुड। ऋषि क्या कर रहा है बेटा? आयोडीन हेलोजन है, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 3 ने क्लोरीन से बॉन्डिंग की, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लॉन पेयर बच गए। इस पर 3 सिग्मा, 2 लॉन पेयर, टोटल 5।
टोटल 5 का मतलब क्या हो गया, sp3d। और sp3d किस में आता है, इर्रेगुलर ज्योमेट्री में। तो जब ये गैस स्टेट में होगा तो इस पे sp3d होगा और इसकी शेप होगी टी शेप। आपको बता चुका हूं, अगर sp3d में 2 लॉन पेयर हो 3 सिग्मा तो टी शेप होती है मॉलिक्यूल की शेप। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अगर मैं यहाँ पर इसको बेटा सॉलिड में चेंज करता हूं तो सॉलिड में ICl3 सॉलिड का मतलब होता है I2Cl6। अब क्वेश्चन ये कि सर I2Cl6 जो है वो सॉलिड स्टेट में स्टेबल कैसे हो गया, इसकी ज्योमेट्री इरेगुलर से रेगुलर कैसे हो गई। तो आप देखिए कि यहाँ पर मैं बना रहा हूं, ध्यान देना, ICl ICl3 एक मॉलिक्यूल, इसके पास दूसरा मॉलिक्यूल आया। अब आयोडीन जो है वो आप लोग जानते हो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे, क्लोरीन पे लॉन पेयर, से अपना लॉन पेयर इसको दे देगा, ये वाला क्लोरीन इसको अपना लॉन पेयर दे देगा। ओके बेटा। अब आयोडीन पे 2 लॉन पेयर पहले से थे, जो हमने देखा यहाँ पर, ये देखो 2 लॉन पेयर हैं, इस पर भी 2 लॉन पेयर होंगे। अब आप देख रहे हो कि हर आयोडीन पर अब क्या हो गया, अब इस हर आयोडीन पर 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक और ये बन गया ब्रिज बॉन्ड से। ये इस बॉन्ड को हम क्या बोल देंगे बेटा, 4E3C बॉन्ड बोल देंगे। बोलो। तो 4E3C बॉन्ड, ये जरूरी नहीं है कि केवल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल ही बनाएं, कई मॉलिक्यूल को मेन मकसद होता है स्टेबिलिटी बढ़ाना। तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी होता है इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल में भी, तो भी उसमें भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर इन बॉन्ड के बनने की वजह से आयोडीन पे 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लॉन पेयर एज इट इज है, टोटल हो गया 6। दैट इज, अब इस पे बोथ आयोडीन हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज रेगुलर ज्योमेट्री। बताया था मैंने आपको sp3d2 में अगर 4 एटम्स हो, 2 लॉन पेयर हो तो स्क्वायर प्लेनर होता है। ये आयोडीन वाला पार्ट यहाँ से स्क्वायर प्लेनर, जब इस आयोडीन के अकॉर्डिंग आप देखोगे दूसरे के अकॉर्डिंग तो वो भी स्क्वायर प्लेनर, मतलब सारे एटम्स एक ही प्लेन में होंगे तो पूरा मॉलिक्यूल हो गया प्लेनर। तो मॉलिक्यूल तो टी शेप भी प्लेनर होता है, सारे एटम्स एक ही प्लेन में है, लेकिन ये भी पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है। बट यहाँ पे मैक्सिमम एटम्स कितने आ गए एक प्लेन में, मैक्सिमम एटम्स इन अ प्लेन 8, दोनों आयोडीन 6 क्लोरीन, पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर हो गया। ज्योमेट्री पूरी इसकी क्या की जाएगी, एक आयोडीन के रिगार्डिंग सेंट्रल एटम एक आयोडीन ले तो स्क्वायर प्लेनर, तो टी शेप से स्क्वायर प्लेनर हो गई। इज दैट क्लियर? अरे बोलो बेटा हो। Yes. तो इस तरह से ICl3 जो गैस स्टेट में sp3d हाइब्रिडाइजेशन में था वो sp3d2 में कन्वर्ट हो गया, I2Cl6 बना लिया। तो ये जरूरी नहीं है, मैंने आपसे कभी नहीं कहा, अब फिर कह रहा हूं, मैंने सिर्फ ये कहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी ज्योमेट्री इरेगुलर होती है, ये सॉलिड स्टेट में या फिजिकल स्टेट चेंज होने पर अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज कर सकते हैं। पर जब भी ये चेंज करेंगे हमेशा ही रेगुलर ज्योमेट्री पाने की कोशिश करेंगे, मतलब sp sp2 sp3 या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में आने की कोशिश करेंगे। कौन से, जिनमें sp3d या sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है। इज दैट क्लियर?
और जो ब्रिज बॉन्ड बनते हैं वो ब्रिज बॉन्ड स्टेबल बनाने के लिए बनते हैं, मोस्टली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स में होते हैं, बट अगर ये स्टेबिलिटी किसी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल की भी बढ़ा सकते हैं ज्योमेट्री चेंज करके, तो वहां पर भी ये पाए जा सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? Yes. वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। मैं आगे एग्जांपल ले रहा हूं जो आपके बहुत काम आएगा। आपने कहा सर अभी तक आपने sp3d के एग्जांपल दिए हैं, sp3d3 का नहीं दिया, तो एक एग्जांपल हम उसका लेते हैं और उसमें एक एक्सेप्शनल केस भी आएगा जो आप लोग याद रखोगे। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान दो। ये नोट कर लिया? Yes. दोनों लॉन पेयर्स का होंगे, इसके चारों लॉन पेयर इस प्लेन के ऊपर और नीचे, ठीक है ना? ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, तो एग्जांपल नंबर 5 देखो बेटा। एग्जांपल नंबर 5 में ले रहा हूं अब यहाँ पर HCF6 का। ठीक है भाई? ये जो HCF6 है, ये गैस स्टेट में आप लोग जानते हो कि अब इसमें जीनोन के आउटमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड बना लिए, तब भी दो इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब एक लॉन पेयर। तो 6 सिग्मा प्लस 1 लॉन पेयर, टोटल 7। 7 का मतलब sp3d3। ओके, मतलब ये भी इर्रेगुलर है। अगर मैं इसे फ्यूज करता हूं, इनको पास पास लाने की कोशिश करता हूं सॉलिड स्टेट में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है HCF5 प्लस और F माइनस में। मतलब वही बात है कि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा एटम्स, भाई छोटे हैं लेकिन उसकी नंबर भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकती। छोटे का मतलब ये भी नहीं कि आप चाहे जितने जोड़ दोगे। यहाँ पर अब इस जीनोन पर हाइब्रिडाइजेशन आप समझ गए, 5 सिग्मा है, एक लॉन पेयर है, टोटल 6 का मतलब अब यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये स्टेबल हो गया, और ये प्लस माइनस के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए भी स्टेबल है। जितना अट्रैक्शन ज्यादा होता है उतना स्टेबल ज्यादा होता है। तो इस तरह से रेगुलर में चेंज हो जाता है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शनल कैरेक्टर आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप लोग ध्यान देना। नंबर 6, अगर आप HCF4 को और HCF6 को दोनों को आप फ्यूज करते हो, आप इनकी गैस स्टेट को पास पास लाके कंप्रेस करते हो, तो ये जब सॉलिड स्टेट में आता है तो ये HCF5 प्लस, जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा, एक क्लोरीन है वो आपका यहाँ आ जाएगा। ओके बेटा, लेकिन इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा अपना, तो उस केस में उस इलेक्ट्रॉन की वजह से बन जाएगा HCF5 माइनस। इनके बीच आयनिक बॉन्ड है। मेरे बेटाओ इतना क्लियर हो गया? यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ पर सर ऐसा क्यों हुआ, तो ये एक एक्सेप्शनल करेक्ट आपका कंडीशन है, एक्सेप्शनल बिहेवियर है। दो वजह से, एक तो एक्सी जो है इस पर आप देख रहे हो 5 सिग्मा बॉन्ड है और इस पर 2 लॉन पेयर हैं। बैलेंस ऑर्बिट में यहाँ पर ये बता रहा है कि 9 इलेक्ट्रॉन है, जो कि पॉसिबल नहीं थे, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल करेक्टर है। ओके बेटा, पर ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर जब ऐसा है 7 है, तो सर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3d3 होगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये तो इरेगुलर में ही है। तो यहाँ पे बता दूं बेटा, ये इरेगुलर होते हुए भी इसमें रेगुलर जैसा करेक्टर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक रेगुलर पेंटागन में जीनोन पर 5 फ्लोरीन जुड़े होते हैं और दोनों लोन पेयर एक ही प्लेन में आना मुश्किल होता है रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से। तो दोनों लोन पेयर इस प्लेन के ऊपर और नीचे सेट हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए ये एक रेगुलर पेंटागन बन जाता है, इसीलिए इसमें रेगुलर शेप जैसा करेक्टर आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 9 बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला भी एक हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है HCF5 माइनस। HCF5 प्लस तो वही है जो मैंने आपको बताया sp3d2, ये तो रेगुलर है ही, ये रेगुलर है, और ये यहाँ पर इसने इसको भी एक रेगुलर जैसे स्ट्रक्चर में ही चेंज कर दिया, बिकॉज दोनों लॉन पेयर प्लेन के ऊपर और नीचे एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। इज दैट क्लियर बेटा?
बोलो। तो ये याद रख सकते हो इस एग्जाम्पल को। और एक लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद हम इस पॉइंट को, इस टॉपिक को खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे। एक नई प्रॉपर्टी है रेजोनेंस, उसके बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा मॉलिक्यूल है N2O5। मेरे बेटा N2O5 का नॉर्मल जो स्ट्रक्चर बना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो वो ऐसा होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इसमें इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं, इसकी वजह से इसकी जो शेप होगी वो बेंट होगी। मैंने स्टेट बना दिया है, आप चाहो तो इसको बेंट करके बना सकते हो इस तरह से, ऑक्सीजन पर ऐसे जुड़े होंगे। ओके बेटा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इस पर, फिर भी लोन पेयर्स जो है उनकी वजह से रिपल्सन बहुत हाई है, तो ये यहाँ पर एज अ इरेगुलर बिहेव करेगा। अगर ये गैस स्टेट में ऐसा है, तो ये सॉलिड स्टेट में क्या होता है बेटा, ये सॉलिड स्टेट में NO2 प्लस और NO3 माइनस में आ जाता है। आप देख रहे हो ऐसा होने से नाइट्रोजन पर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp, कोई लोन पेयर नहीं, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2, कोई लोन पेयर नहीं, ये कैटायनिक पार्ट लीनियर और एनायनिक पार्ट ट्राइगोनल प्लेनर, परफेक्ट रेगुलर हो गया। कोई यहाँ पे लोन पेयर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सेंट्रल एटम पहले ऑक्सीजन था यहाँ पर, अब सेंट्रल एटम ही नहीं रहा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से सराउंडिंग में कन्वर्ट हो गया। और कैटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। वेरी गुड। इस तरह से हमने आपसे बात कर ली कि ज्योमेट्रीज परफेक्ट बनाने के लिए, ज्यादा स्टेबल होने के लिए मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज चेंज हो सकती हैं अगर उन्हें सॉलिड में लाया जाए तो। यहाँ पर ये याद रखना, N2O5 गैस पूछेगा तो अलग, N2O5 सॉलिड पूछेगा तो उसका मतलब, N2O5 सॉलिड का मतलब क्या है, NO2 प्लस NO3 माइनस। यहाँ आपसे पूछ सकता है एनायनिक पार्ट पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैटायनिक पे क्या है, या वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। तो ये सभी मैंने गैस से सॉलिड में कन्वर्ट कैसे करने हैं ये समझा दिए। ओके बेटाओ, आज की इतना काफी है। बाय बाय, टेक केयर। आगे हम पढ़ेंगे रेजोनेंस नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटाओ? यस सर। ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा।